नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई वीडियो में बात करते हैं एसएमपीएस की, स्विच मोड पावर सप्लाईज के बारे में। आज हम जानेंगे इनका ब्लॉक डायग्राम और अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनके फंक्शंस, और किस तरह से एक एसएमपीएस अनरेगुलेटेड एसी या डीसी सप्लाई से हमें रेगुलेटेड डीसी सप्लाई किस प्रकार दे देती है और क्या है इसकी मेरिट्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसएमपीएस शब्द से अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। एक स्विच मोड पावर सप्लाई हमें रेगुलेटेड डीसी आउटपुट देगा जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बायसिंग और ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, और इसका इनपुट कोई भी अनरेगुलेटेड एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। एसएमपीएस में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है इनपुट से आउटपुट तक, या वोल्टेज का जो रेगुलेशन नियमन होता है, वो एक डिवाइस की स्विचिंग एक्शन से होता है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम बहुत तेज गति से ऑन ऑफ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, और उस स्विचिंग एक्सरसाइज से हम हमारा रेगुलेटेड डीसी आउटपुट जो डिजायरेबल है वो प्राप्त करते हैं। एसएमपीएस में हम कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं जो उस समय हमारे परिपथ में ऊर्जा की उपस्थिति बनाए रखते हैं जब हमारी मेन सप्लाई स्विच ऑफ क्षणिक समय के लिए होती है, या स्विचिंग के दौरान जो नॉन कंडक्टिव स्टेट है उसके दौरान सप्लाई लाइव बनी रहती है, और वो जो एनर्जी है वो हमें या तो हमारी कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में स्टोर्ड एनर्जी है वहां से मिलेगी, या जो इंडक्टर और कैपेसिटर हमने सर्किट में यूज किए हुए वो कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। सारी प्रक्रिया समझ में आएगी। ये एक कॉमर्शियल बाजार में मिलने वाली एसएमपीएस का बॉक्स है जिसमें ये कूलिंग फैन अंदर की इंटरनल सर्किटरी को कूल रखता है, और ये जो डिफरेंट लीड्स दिख रही है वो अलग अलग वोल्टेज, जो मल्टी आउटपुट वोल्टेज मुझे एसएमपीएस से मिलती है उसके बारे में बताता है। तो जरा समझते हैं एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस का जो निर्माण है वो स्पेस व्हीकल्स के लिए छोटे आकार और वजन की पावर सप्लाई बनाने हेतु किया गया था, और नासा ने सबसे पहले इन्हें अपने स्पेस व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल ने जो हमें साइज वेट घटाने की तरीके बताए, उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो गई है और एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, और पूरा जो पावर सप्लाई है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है। और संपूर्ण रूप से अगर देखें परफॉर्मेंस, तो एसएमपीएस की परफॉर्मेंस किसी भी और लीनियर पावर सप्लाई की तुलना में बहुत अच्छी है। जो स्विच मोड पावर सप्लाई है उसका आकार छोटा है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मर, जो सबसे बल्कि और कॉस्टली आइटम हमारी पावर सप्लाई में लगता है वो ट्रांसफॉर्मर है, उसका आकार काफी छोटा हो गया है। जो फिल्टर कंपोनेंट हमें रिपल्स दूर करने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर चाहिए, उनके साइज छोटे हो गए हैं। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो स्विचिंग से फीडबैक बेस्ड होने पर ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट और फास्ट तो है ही, वो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो हम पाते हैं कि जो एसएमपीएस है वो न केवल वजन और आकार में छोटी है, इसकी लागत भी कम है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, और इसमें इंटरनल लॉसेस कम होने के कारण ये जो हीट जनरेट करती है वो भी कम करती है, तो कूलिंग वगैरह की समस्या भी इस पावर सप्लाई में कम है। जरा समझते हैं कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं एक एसएमपीएस में वो किस तरह से आपस में काम करते हैं। हम एक अनरेगुलेटेड एसी सप्लाई से रेगुलेटेड डीसी सप्लाई देने वाली एसी टू डीसी एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो विभिन्न भाग हैं उसमें एक भाग इनपुट रेक्टिफायर और ये फिल्टर सेक्शंस है जो यहाँ शान हाईलाइट में आया है। जो हमारी इनपुट एसी है उसे एक रेक्टिफायर की मदद से हम डीसी बना लेते हैं जो अनरेगुलेटेड होती है, और उसमें एक मामूली मात्रा में हल्का सा फिल्टर एक्शन एक कैपेसिटर से हम कर सकते हैं। और ये जो एसी है वो एक इन्वर्टर सेक्शन से, जो आप ग्रीन हाईलाइट सेक्शन देख रहे हैं वो एक इन्वर्टर सेक्शन है जिसमें वो ये स्विच है। इसकी स्विचिंग से हम यहाँ जो हमारी रेक्टिफाइड डीसी आई है उसे स्विच एक्शन से हाई फ्रीक्वेंसी की एसी बना ली जाती है। और जो स्विचिंग में हम ऑन ऑफ ड्यूरेशन का जो कंट्रोल है, जिसे ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कहते हैं, उस कंट्रोल को कर हम आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कॉस्ट सेविंग कंपोनेंट एसएमपीएस में बनकर निकलता है वो ये ट्रांसफॉर्मर है। एक सामान्य 50 हर्ट्ज की पावर फ्रीक्वेंसीज पे काम करने वाले ट्रांसफॉर्मर का आकार काफी बड़ा होता है, वजन काफी होगा, लागत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इसी को कुछ किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे 50 की बजाय 1000 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे काम करने वाला ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं, तो हम पाते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो फिजिकल साइज है, वेट है, कॉस्ट है, वो लगभग 40 गुना कम हो जाएगी। और इससे हमारी ओवरऑल जो पावर सप्लाई है हमारी, उसकी लागत भी कम हो जाएगी और उसमें
दूसरे भी फायदे आएंगे। जैसे हम विषय को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। एक और बात ध्यान रखने की है कि ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो सामान्य 50 हर्ट्ज के बजाय, क्योंकि हाई किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रही है, तो यहाँ जो हम कोर पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेराइट मटेरियल है, और फेराइट मटेरियल में रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी एडी करंट लॉसेज ज्यादा नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये अच्छी परमेबिलिटी रखती है, तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटीज भी हम ठीक बना पाते हैं। हालांकि सिलिकॉन स्टील जितनी तो ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगी, लेकिन फेराइट कोर में अच्छा फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ हमें जो आउटपुट आएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी आएगी। उसे जो मैजेंटा फ्रेम में दिख रहा है उस सेक्शन में एक रेक्टिफायर की मदद से हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी को डीसी बना लेंगे, और यहाँ फिल्टर कंपोनेंट की मदद से हम उसे स्मूथ कर लेंगे, और जो रेक्टिफाइड स्मूथ फिल्टर्ड जो आउटपुट है वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है वोल्टेज रेगुलेशन। एक एसएमपीएस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक ड्यूटी साइकिल कंट्रोल से होता है, जिसे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं, जो इस स्विच की ऑन ऑफ ड्यूरेशंस को कंट्रोल करेगा। और ये कंट्रोल एक फीडबैक से जो आउटपुट को लगातार मॉनिटर करता है उससे जनरेट होगा। तो एग्रीगेट में हमारा जो वोल्टेज कंट्रोल या रेगुलेशन है वो एनर्जी एफिशिएंट, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल हो जाएगा। सारी जो ब्लॉक्स हैं उन्हें दोबारा समझ लें। ये एक हमारी एसएमपीएस का सिंप्लीफाइड ब्लॉक मॉड्यूल हो सकता है, जिसमें अनरेगुलेटेड एसी इनपुट जो हाई वोल्टेज और नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी का है वो इनपुट है, और ये हमारा रेगुलेटेड डीसी आउटपुट है जो लो वोल्टेज हो सकती है। अगर मेरा माइक्रो कंट्रोलर है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, वो टेलीविजन के लिए 160 वोल्ट की डीसी भी हो सकती है, या किसी और मान की भी आउटपुट डीसी हो सकती है। लेकिन ये लो या मीडियम मैग्नीट्यूड की डीसी है, और ये मेरी हाई पावर मेंस सप्लाई की 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई है। जो सबसे पहला भाग है हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई का, वो ये हरे फ्रेम में दिखाया हुआ इनपुट सप्लाई को रेक्टिफाई करके और हल्का फिल्टर करने का काम है। और हमें यहाँ एक अनरेगुलेटेड रिपल्स वाली डीसी मिल गई है, और उस डीसी को हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एक स्विच की मदद से ऑन ऑफ करते हैं। और इस स्विच की स्विचिंग से जो 15 किलोहर्ट्ज से लेके 50 किलोहर्ट्ज तक की किसी फ्रीक्वेंसी पे हो सकती है, हम पसंद करते हैं कि ये जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑडिबल रेंज से अधिक मान की हो। तो ऐसी स्विचिंग करने से यहाँ जो हमारा फ्लक्स का वेरिएशन होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, तो वो यहाँ एक हाई फ्रीक्वेंसी की एसी बना देगा इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर की भांति इस हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में भी टर्न्स रेशो के हिसाब से हाई वोल्टेज से हम लो वोल्टेज बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, तो वो आउटपुट और इनपुट के बीच में एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन भी बना देता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, डिजाइन की कैलकुलेशंस है, हम समझेंगे भी, तो हम पाएंगे कि सेम पावर रेटिंग्स के लिए हमें वाइंडिंग में कॉपर कम चाहिएगा या टर्न्स कम चाहिएंगे या आयरन का क्रॉस सेक्शन कम चाहिएगा, तो इसका वेट, कॉस्ट और साइज छोटा हो जाएगा। और जो हमारा आउटपुट है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की एसी को जब हम एक हाई फ्रीक्वेंसी के डायोड से रेक्टिफाई करेंगे, तो जो हमें फिल्टर के कंपोनेंट चाहिएंगे, वो जो सीरीज में इंडक्टर और पैरेलल में कैपेसिटर चाहिएंगे, वो क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के रिपल्स को फिल्टर कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा बड़े साइज के होने की जरूरत नहीं रहेगी, तो हमें एक आउटपुट डीसी फिल्टर्ड मिल जाएगी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रेगुलेशन की। जो हमारी लीनियर पावर सप्लाईज होती हैं उनमें अगर मुझे 6 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो मैं 8 से 12 वोल्ट के आसपास का इनपुट रखता हूं, और जब भी वो 6 से ज्यादा होता है तो बाकी बचे हुए को कहीं ड्रॉप करा देता हूं। अगर वो 8 है तो 2 वोल्ट की ड्रॉप करा देता हूं, और अगर वो 12 वोल्ट है तो 6 वोल्ट की ड्रॉप करा देता हूं। तो पाता हूं कि जो लीनियर रेगुलेटर्स हैं मेरे पावर सप्लाईज वाले, वो सब बहुत ज्यादा लॉस वाले हैं, जबकि यहाँ एसएमपीएस में हम स्विचिंग एक्शन से ड्यूटी साइकिल का कंट्रोल करके ये वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे, और उसके लिए हम आउटपुट को लगातार मॉनिटर करेंगे। एक आउटपुट वोल्टेज को एक सेंसर से हम पता करते हैं, और एक ऑप्टो कपलर से यहाँ एक आइसोलेशन बनाते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले ऑप्टिकल सिग्नल में बदल लेंगे, और फिर ऑप्टिकल सिग्नल से बराबर प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल पुनः जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ हमें आउटपुट का इलेक्ट्रिकल रूप आ गया है, इसका हम एक रेफरेंस सिग्नल से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन से जो एरर सिग्नल आएगी उसे एम्पलीफाई कर, और जो एम्पलीफाइड एरर सिग्नल है वो एक ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर को दी जाएगी, और ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर ये देखेगा कि अगर आउटपुट वोल्टेज डिजायर से कम है तो वो ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करेगा, और अगर आउटपुट वोल्टेज डिजायर्ड से ज्यादा है तो वो ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा, और अगर आउटपुट डिजायर्ड के बिल्कुल बराबर है तो यहाँ एरर 0 आएगी,
जाएगी और ड्यूटी साइकिल को भी कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है उसे चलने देगा। अब ये जो हमारा ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर है वो एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कंट्रोल करता है, PWM कंट्रोल करता है। एक लोकल हमारा ऑसिलेटर जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमने पसंद की, मान लेते हैं कि 25 किलोहर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी की पल्सेस जनरेट कर रहा है और पल्स का जो ऑन टाइम है वो ये ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर तय करेगा और उसके अनुसार ये जो मेरा स्विच है वो अपना ऑन ऑफ करेगा और उसके अनुसार यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी के जो फ्लक्स पल्सेशन होंगे उससे हाई फ्रीक्वेंसी की जो एसी जनरेट होगी वो रेक्टिफाई होके रेगुलेटेड डीसी बन जाएगी। सारी बातें हम समझ लेते हैं। एक एसी टू डीसी कन्वर्टर SMPS जो रेगुलेटेड डीसी आउटपुट दे रही है अनरेगुलेटेड एसी सप्लाई से, उसको हम मेन एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो फेज न्यूट्रल तो मेरा लाइन का अंदर चला जाता है और जो मेरा अर्थ टर्मिनल है वो चेसिस से कनेक्ट कर दिया जाता है। हम जानेंगे कि जो हमारी SMPS है वो जब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग ऑपरेशन करती है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो इंटरफेरिंग सिग्नल्स भी बनाती है, तो चेसिस की मदद से हम सेलेक्टेड पोजीशंस की प्रॉपर ग्राउंडिंग कर रेडियो इंटरफेरेंस को कम करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग इनपुट स्टेज पर है वो रेक्टिफायर है। एक ब्रिज रेक्टिफायर से हम इनपुट AC को DC बनाएंगे, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि आगे जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करेंगे तो जो स्विचिंग के ट्रांजिएंट्स होंगे वो दोनों तरफ, उधर लोड साइड में हमारे अप्लायंसेस को और इधर सप्लाई एंड पे सप्लाई के मार्फत दूसरे कंज्यूमर्स जो उसी सप्लाई से कनेक्ट है उनको परेशानी ना करे, इसलिए हमें यहाँ इनपुट पे सेलेक्टिव फिल्टर्स लगाने होंगे। जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो इस तरह से ट्यून्ड होते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरा लोकल ऑसिलेटर काम कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यहाँ अटेनुएट हो जाएंगे और मेन लाइन में नहीं जाएंगे। मैंने इस सप्लाई को ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक फ्यूज का इस्तेमाल किया हुआ है और हमें मालूम है कि अगर हमारे किसी अप्लायंसेज या SMPS के इंटरनल सर्किटरी में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये फ्यूज ओवर करंट की कंडीशंस में मेल्ट होकर यहाँ डिस्कनेक्ट कर देगा। आधुनिक SMPS में यहाँ फ्यूज की बजाय एक MCB या मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर लगा होता है जिसमें थर्मल ओवरलोड और मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ज्यादा रिलायबल और फास्ट उपलब्ध होता है। अगर फ्यूज नहीं होता तो हमें पता है कि शॉर्ट सर्किट अप्लायंसेज या वायरिंग में प्रॉब्लम करके इक्विपमेंट को तो डैमेज कर भी सकता है, वो फायर जैसे एक्सीडेंट्स भी कर सकता है, तो ये फ्यूज हमें उन सब दुर्घटनाओं से बचाएगा। ये जो हमारा पैरेलल में एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ये नॉर्मल इनपुट फ्रीक्वेंसीज पे हाई इंपीडेंस के जैसे बिहेव करेगा, लेकिन अगर कोई स्विचिंग ट्रांजिएंट से यहाँ ओवर वोल्टेज आई है तो ये मेरे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए अपना रेजिस्टेंस कम कर लेगा और जब यहाँ से ज्यादा करंट जाएगा तो ये फ्यूज मेल्ट होके और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो हमने देखा कि हमारी जो SMPS है उसमें जो रेक्टिफायर सेक्शन है वो एक एफिशिएंट ब्रिज रेक्टिफायर है और यहाँ जो रेडियो इंटरफेरेंस सिग्नल्स बनेंगे उन्हें अटेनुएट करने के लिए इनपुट पे हमने सेलेक्टिव फिल्टर यूज किया हुआ है। ये जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है इसे हल्का हम कोई पैरेलल कैपेसिटर से फिल्टर एक्शन कर लेंगे और यही जो मेरे शंट कैपेसिटर है वो मेरे ओवरऑल पावर फैक्टर करेक्शन का भी काम कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास एक अनरेगुलेटेड DC आ गई है। अनरेगुलेटेड DC को हाई फ्रीक्वेंसी की AC बनाने का काम इस फेराइट कोर ट्रांसफार्मर में किया जाएगा और इस काम को करने के लिए हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे जो एक पावर मॉसफेट है। ये जो N चैनल मेरा पावर मॉसफेट है इसके यहाँ गेट टर्मिनल पे जब हम सिग्नल्स देंगे तो ये ड्रेन और सोर्स के बीच में इंटरकनेक्शंस ऑन ऑफ होंगे और इस सर्किट में करंट बहुत तेज जो फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग होगी उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑन या ऑफ होगा और ऐसी स्थिति में यहाँ उसी फ्रीक्वेंसी के फ्लक्स के वेरिएशन से यहाँ सेकेंडरी में हाई फ्रीक्वेंसीज की AC जनरेट हो जाएगी। जहाँ यहाँ एक मॉसफेट से मैं ये कर रहा हूँ ब्रिज टाइप जो मेरी SMPS होती है जो सबसे ज्यादा पावर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये 4 स्विच का एक कॉम्बिनेशन एक कंट्रोल यूनिट से सीक्वेंस में कभी ये जो 1 और 2 जब कंडक्ट करेंगे तो इस एंड पे प्लस आएगा और कभी 3 और 4 कंडक्ट करेंगे तो पोलरिटी बदल जाएगी और हम हाई फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग से यहाँ करंट पल्स बनाएंगे और इससे एक हाई फ्रीक्वेंसी की AC आउटपुट आ जाएगी। तो हमने पल्सेटिंग जो DC थी जो मेरी 50 हर्ट्ज
की एसी इनपुट को रेक्टिफाई करके मैंने पाई थी, उसे मैंने स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे जो 15 किलोहर्ट्ज से लेके 60 किलोहर्ट्ज तक कुछ भी हो सकती है, बस ऑडिबल से जस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेते हैं ताकि ये हमारे किसी ऑडियो सिस्टम्स के साथ डिस्टर्बेंस ना करे, वो फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी के एसी के रूप में पा ली है। एसएमपीएस का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है उसकी बात करते हैं। हमने जैसे चर्चा की थी कि एक पावर सप्लाई में सबसे ज़्यादा लागत, वजन और आकार की जो एलिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर हमें इलेक्ट्रिक आइसोलेशन और वोल्टेज मैचिंग के लिए इस्तेमाल करना ही था। तो आप देखते हैं कि हम जब हमारी मेन एसी को डीसी बना के और फिर हाई फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग से हाई फ्रीक्वेंसी की एसी बना देते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मर में जो पावर की डिजाइन इक्वेशन है वो बताती है कि उसकी जो केवीए पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो फ्रीक्वेंसी, कोर में फ्लक्स डेंसिटी, कंडक्टर में करंट डेंसिटी और कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया या कॉपर की अमाउंट पे डिपेंड करती है। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी और कंडक्टर में करंट डेंसिटी मटेरियल और टेम्परेचर राइज के हिसाब से फिक्स्ड है। अब इस डिजाइन इक्वेशन को देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं और हमने फ्रीक्वेंसी को 1000 गुना कर लिया है और कल्पना करें कि फ्लक्स डेंसिटी और कंडक्टर में करंट डेंसिटी को उसी लेवल की रखा जा सकता है, तो आप पाएंगे कि आप 40-41 गुना आयरन और 40-41 गुना कॉपर का जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि जब मटेरियल कम लगता है तो हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसफॉर्मर वो और साथ में वजन और आकार छोटा हो जाता है। जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें वोल्टेज रेगुलेशन करने में जो फीडबैक का हमारा सिस्टम है और जो हम स्विचिंग से ये करेंगे, तो जो हमारे जो मॉडर्न स्विच हैं उनके ऑन और ऑफ कंडीशन में, ऑन में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और ऑफ में लीकेज करंट कम है, और वो जो मेरे मॉसफेट्स हैं उनमें एक और खूबसूरत बात है कि उनके स्विचिंग लॉसेस भी ज़्यादा नहीं है, तो वो जो वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। जो हम ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मर की कोर हमें जिस फ्रीक्वेंसी पे हम 20 किलोहर्ट्ज 30 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन करेंगे, तो हम सामान्य सिलिकॉन स्टील के बजाय फेराइट मटेरियल की कोर यूज़ करेंगे, और फेराइट कुछ आयरन और दूसरे मटेरियल जैसे मैग्नीज या मैग्नीशियम उनके ऑक्साइड्स की पाउडर फॉर्म से बनी हुई संरचना है, और ऐसी संरचना का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एडी करंट के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फेराइट कोर में क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो इनमें एडी करंट लॉसेज भी ज़्यादा नहीं है। तो आप पाएंगे कि जो कोर है वो हमारी फेराइट मटीरियल की है, जो हमें हाई वर्किंग फ्रीक्वेंसीज पे भी आयरन लॉसेज कम रखेगा, और हमारा जो डिज़ाइन इक्वेशन है वो कह रही है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन करते हैं ट्रांसफॉर्मर एक्शन का, तो हमें इलेक्ट्रिक आइसोलेशन भी मिलेगा, वोल्टेज की स्केलिंग भी होगी, और जो सबसे खूबसूरत बात है कि हम एक प्राइमरी के साथ बहुत सारी सेकेंडरी अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैनेज कर लेते हैं तो हम एक ही सप्लाई से बहुत कम 3 वोल्ट या बीच की 5 या 12 वोल्ट और मीडियम 165 वोल्ट जैसी मल्टीपल आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत बात है कि उनमें से अगर हम किसी एक वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए फीडबैक लेकर कंट्रोल करते हैं तो सारी दूसरी आउटपुट भी रेगुलेटेड हो जाती हैं। तो सब कुछ बहुत चमत्कारी है। और आप देखिए खाली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमने आयरन और कॉपर की कीमतें भी कम कर दी और सारे प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कर दिया है। ट्रांसफॉर्मर और स्विच की एक्शन से हमने यहाँ एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त कर लिया है, और इसे किसी भी तरह के रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन से, वो हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है या ये मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है, हम ब्रिज भी यूज़ कर सकते थे। हम यहाँ रेक्टिफायर के लिए जो डायोड इस्तेमाल करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के डायोड हैं, और ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी डायोड को बनाते समय थोड़ी डॉपिंग विशेष तौर से डिज़ाइन की जाती है ताकि इनका जो रिवर्स रिकवरी है वो फास्ट हो जाए, और हम डिप्लेशन जोन के पास गोल्ड की इम्प्योरिटीज़ भी ऐड करते हैं जो हमारे लिए रिकॉम्बिनेशन के स्टेशंस बनकर डिप्लेशन जोन की रिवर्स रिकवरी तेज कराएगा। तो ये जो डायोड है ये हाई स्पीड पे रिकवर होने वाले, फास्ट ऑपरेट होने वाले स्पेशल डायोड्स हैं। इनकी मदद से हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी को डीसी बना लेंगे। अब जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें रिपल्स हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी के रिपल्स को रिमूव करने के लिए जो सीरीज में इंडक्टर या पैरेलल में कैपेसिटर चाहिएगा उसका फिजिकल साइज भी छोटा हो जाएगा और इनकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी क्योंकि रिपल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जो स्मूथ आउटपुट है वो हम यहाँ लोड पे ले लेंगे। अभी इसके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रेगुलेट करने के लिए हम एक फीडबैक लेंगे, और ये फीडबैक यहाँ एक सर्किटरी की मदद से हमारे इन स्विचेस की
स्विचिंग ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ 4 स्विच हैं तो ये 4 सिग्नल हैं, वो चारों स्विच के ऑन ऑफ को इस कंट्रोल यूनिट के मदद से कंट्रोल करा रहे हैं। कैसे ये सब कुछ काम करता है जरा चर्चा करते हैं। हमने जाना कि हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग से जो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी बनी उसमें हमारे ट्रांसफार्मर और फिल्टर कंपोनेंट्स जो हमें रेक्टिफिकेशन में रिपल्स को रिमूव करने के लिए लगाने थे उनके फिजिकल साइज छोटे हो। लेकिन एसएमपीएस का एक और खूबसूरत पहलू है एनर्जी एफिशिएंट वोल्टेज रेगुलेशन, और इस वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम एक फीडबैक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं। अगर वो डिजायर्ड से डेविएट होता है तो हमारे जो स्विचिंग ऑपरेशन में ड्यूटी साइकिल है उसको कंट्रोल करते हैं, और आउटपुट को बढ़ाना हो तो ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं और घटाना हो तो घटाते हैं, और अगर आउटपुट डिजायर्ड है तो जिस ड्यूटी साइकिल पे हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसे कंटिन्यू रखते हैं। जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें भी हम एक ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टो कपलर की आवश्यकता इसलिए है कि हमने इनपुट साइड में भी रिपल्स को रिमूव करने के लिए सेलेक्टिव फिल्टर लगाए हुए हैं, और यहाँ आउटपुट से भी पहले हमने सेलेक्टिव फिल्टर लगाए हुए होते हैं। लेकिन फीडबैक का रास्ता भी दोनों तरफ के स्विचिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एक साइड से दूसरी साइड या इधर मेन पावर लाइन में या इधर लोड में डिस्टर्बेंस बनाने के लिए भेज सकता है। तो यहाँ हमने फीडबैक के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक एलईडी की मदद से लाइट में कन्वर्ट किया और फिर एक फोटो डायोड की मदद से वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया है। तो हमें वापस ये इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्मेट आ गया है, लेकिन बीच में हमने ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया तो हमारा इलेक्ट्रिक आइसोलेशन फीडबैक पाथ में भी जनरेट हो गया। अब इस आउटपुट को हम एक डिजायर्ड वैल्यू के रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करते हैं। अगर आउटपुट डिजायर्ड है तो ये दोनों सिग्नल बराबर होंगे और जो एरर सिग्नल है हमारा वो 0 आएगा, तो वो हमारी ड्यूटी साइकिल में कोई चेंज नहीं करेगा। पर अगर हमें ड्यूटी साइकिल में चेंज चाहिए तो एरर, अगर आउटपुट कम है तो पॉजिटिव आएगी, वो ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी, और अगर आउटपुट ज्यादा है तो एरर नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एरर हमारे इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर को कहेगी कि वो ड्यूटी साइकिल को या पल्स की इस विड्थ को कम कर दे। हमारा जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लोकल ऑसिलेटर से ड्राइव होता है जो एक रेगुलर इंटरवल से स्विचिंग पल्सेस जनरेट करता है। अब ये जो पूरी स्विच का टाइम पीरियड है वो फिक्स है, लेकिन हमारा ये जो PWM कंट्रोलर है वो तय करेगा आउटपुट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितनी देर तक मेरा स्विच ऑन रहेगा। अगर ये मेरा स्विच का ऑन पीरियड है तो उस समय मेरी जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में करंट को बढ़ाती है और करंट से फ्लक्स बढ़ता है। जिस समय मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ स्विचिंग ऑपरेशन से तो मेरा करंट तेजी से घटता है और फ्लक्स भी घटता है। तो आप देखिए कि फ्लक्स में घटने और बढ़ने से एक एवरेज वैल्यू फ्लक्स की डिसाइड हो जाती है, और फ्लक्स की इस एवरेज वैल्यू से जो हमारे फेरों में EMF पैदा होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के टाइम वेरिएशंस के अकॉर्डिंग होता है। टाइम वेरिएशन फिक्स है तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा वोल्टेज को। कल्पना करो कि ये वोल्टेज ज्यादा है और हमें ड्यूटी साइकिल कम करनी है, तो हमने इस स्विचिंग पीरियड को जो पहले इतना था उसको कम कर दिया है, और जब हमने इसको कम किया है तो ये करंट पहले की तुलना में कम देर तक बढ़ेगा और ज्यादा देर तक घटेगा। जब ज्यादा देर तक घटेगा तो ये जो मैग्नीट्यूड पहले एवरेज फ्लक्स का था वो अब आप देखिए थोड़ा कम हो गया है, और ये कम हो गया तो आउटपुट भी हमारा कम हो गया है। तो अगर मेरा आउटपुट ज्यादा है तो मैं ड्यूटी साइकिल कम कर लूंगा, और अगर मेरा आउटपुट कम है तो मैं ड्यूटी साइकिल को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ा लूंगा। तो ये जो फीडबैक पे बेस्ड जो हमारा सिस्टम है वो बहुत तेजी से करेक्शंस करेगा, बहुत एक्यूरेसी से करेक्शन करेगा और बहुत रिलायबल तरीके से करेक्शन करेगा। और यहाँ कोई हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम स्विचिंग से ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लॉसेस नहीं बना रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट और फास्ट होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी है। यही सबसे खूबसूरत बात है, और हमारी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी ने बहुत खूबसूरत काम किया। ये डिवाइस जो ऑप्टो कपलर्स हैं वो तकनीक ने इतने सहज उपलब्ध करा दिए हैं कि इनकी लागत ज्यादा नहीं है, और ये जो पूरा कंपेरेटर और PWM कंट्रोलर, लोकल ऑसिलेटर, ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप में भी अवेलेबल होने लग गए हैं। तो इनकी लागतें ज्यादा नहीं होने से हमारी SMPS हैं उनकी लागत भी कम हो गई है, और तकनीक के कौशल से हमें न केवल ट्रांसफार्मर और फिल्टर कंपोनेंट के साइज कॉस्ट कम हुई है, लॉसेस कम हुए हैं, आउटपुट रेगुलेशन ज्यादा एक्यूरेट, रिलायबल, फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट हुआ है।
तो सभी खूबियां हैं, जरा समझते हैं कि SMPS की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स। इस वंडरफुल रेगुलेटेड डीसी आउटपुट देने वाली पावर सप्लाई का सबसे बड़ा जो कमर्शियल एडवांटेज है वो आकार में और वजन में और लागत में कम होना है। और इसका कारण जैसे हमने बताया, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी साइज छोटी हो गई है और फिल्टर कंपोनेंट छोटे हो गए हैं। पर कुछ टेक्निकल एडवांटेज और हैं, और वो है कि ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जो बहुत सस्ती SMPS है उनमें भी 70% के आसपास एफिशिएंसी होती है, और जो अच्छी क्वालिटी की SMPS डिजाइन होती है उनमें एफिशिएंसी 90% के आसपास आंकी जाती है। और जो फीडबैक पे बेस्ड वोल्टेज रेगुलेशन है वो रिलायबल, फास्ट और एक्यूरेट है, और वो इनपुट सप्लाई में क्या वेरिएशन हो रहा है या लोड में क्या वेरिएशन हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। आप देखेंगे बड़ी अच्छी बात है कि एक SMPS 220 वोल्ट इनपुट पे और 120 वोल्ट इनपुट पे, दोनों पे हमारा जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट, अगर उसे रेगुलेटेड निकालना है तो वो 12 वोल्ट निकालेगी। अगर आप इनपुट 120 दे रहे हैं तो वो ड्यूटी साइकिल ज़्यादा पर चलाएगी, और अगर इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं तो वो कम ड्यूटी साइकिल पे चलाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में जो रेगुलेटेड आउटपुट है वो फीडबैक सिस्टम के हिसाब से 12 वोल्ट मेंटेन रहेगा। कुछ और खूबसूरत एडवांटेज है SMPS के, और वो है कि ये मल्टीपल आउटपुट्स दे सकती हैं। इनमें स्वयं का बचाव करने के लिए ओवरलोड, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं SMPS में, और एक जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो स्विचिंग होती है हाई फ्रीक्वेंसीज की, उस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो हमारी सराउंडिंग कम्युनिकेशन और दूसरे डिवाइसेज में इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। जो इसकी सर्किटरी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और आमतौर पर इनकी जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है इन्हें टॉलरेबल लिमिट में लाया जा सकता है अगर हम कंपोनेंट का लेआउट अच्छा कर दें, कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और फिल्टर्स सेलेक्टिव यूज करें। अभी हम समझेंगे उनको, पर क्योंकि एडवांटेज बहुत मायने रखते हैं इसलिए आज की तारीख में अधिकांश जो हमारी पावर सप्लाईज है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लग रही है वो SMPS प्रकार की है, और वो हमारे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, सभी तरह की सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हो गई, उनमें हम जो पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो SMPS है। और ये हमारी मेन AC जो सप्लाई है उससे हमें मर्जियाई जो आमतौर पे हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए +5, -5, +12 वोल्ट और -12 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो वो सभी तरह की मल्टीपल आउटपुट एक ही SMPS से हम पा सकते हैं। आज की इस वीडियो के आखिरी भाग में SMPS की जो सबसे बड़ी परेशानी है रेडियो इंटरफेरेंस, उसको समझते हैं और किस तरह से उस परेशानी से बचाव किया जाता है उसको भी जानते हैं। तो हमने देखा कि जो स्विचिंग एक्शन होती है उससे कुछ ट्रांजिएंट स्पाइक्स जनरेट होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो पड़ोस में रखी हुई सप्लाई के साथ कनेक्टेड दूसरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को तकलीफ देंगे। तो हम लोग दोनों तरफ जो हमारी मेन लाइन आ रही है वहां इनपुट पे, और जो लोड की तरफ ये जो आउटपुट जा रहा है वहां सेलेक्टिव L और C फिल्टर कंपोनेंट लेते हैं, और इन फिल्टर कंपोनेंट की जो वैल्यूज का सिलेक्शन है वो उस स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से रेजोनेंट किया हुआ होता है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यहीं अटेन्युएट हो जाएंगे और वो यहाँ लोड में नहीं जाएंगे, और उधर मेन AC से मेरी मेन पावर पे दूसरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम ये जो PCB में अलग अलग कंपोनेंट का लेआउट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इंटरफेरेंस पास ऑन ना हो, और जो कनेक्शंस हैं उनके वो छोटे हो, टर्मिनेट हो, और वो उन जगहों पर जहां सिग्नल चलते हैं उन जगहों से हमारा कनेक्शंस ना हो, और कुछ जगहों को हम ग्राउंड कर देते हैं। और SMPS का जो बॉक्स है वो एक आयरन का बॉक्स करते हैं जो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों तरह की शील्डिंग देता है। तो हम पाते हैं कि कंपोनेंट के प्रॉपर लेआउट से सर्किट बोर्ड पर इनपुट और आउटपुट पे सुटेबल फिल्टर्स लगा के, और हम जो हमारी चेसिस है और दूसरी जगह उसकी ग्राउंडिंग करके और बॉडी पे शील्डिंग वगैरह करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के जो बैड इफेक्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और SMPS लागत कम, एफिशिएंसी ज्यादा, एक्यूरेसी ज्यादा, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी, तो बहुत पॉपुलर है और हम SMPS का सभी जगह इस्तेमाल करते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम SMPS की जो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, अलग अलग तरह के SMPS सर्किट्स हैं, फ्लाई बैक, फॉरवर्ड, पुश पुल, ब्रिज, इनके बारे में जानेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। हमें लगता है कि आपकी SMPS के बारे में समझ बढ़ी होगी। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।